हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी स्टडीज में मैं हर्षित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एमपी जीके के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि मध्य भारत के पठार की क्या क्या विशेषताएं हैं भौगोलिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से। तो अब हम आज मालवा के पठार की भौगोलिक और ऐतिहासिक विशेषताएं देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो मालवा का पठार यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो इस बार भी आप फिर से देख लें। इसका 28% एरिया है। पूरे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभागों में से 28% एरिया जो है वो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। अब इसका निर्माण जो है वो क्रिटेशियस या मेसोजोइक युग में हुआ था। क्रिटेशियस या मेसोजोइक युग में हुआ था। ये क्रिटेशियस युग क्या होता है या मेसोजोइक युग क्या होता है, ये मैं आपको एक अलग चैप्टर बना के बता दूंगा, सारे युगों की जानकारी कि कौन सा युग किस प्रकार डिफाइंड होता है। अब यह दक्कन ट्रैप संरचना से निर्मित हुआ है। अब दक्कन ट्रैप संरचना क्या है? ट्रैप मतलब होता है दरार। तो आप ये मान लें एक दरार थी मालवा के पठार के यहां पर, यहां से यहां तक पूरा। अब ये दरार जो है, ये दरार क्या है? भूमि में दरार पड़ी हुई है जो एक तरह का खुला हुआ ज्वालामुखी है, जिसे हम क्या कहेंगे? दरारी ज्वालामुखी। क्या कहेंगे? दरारी ज्वालामुखी। अब इस दरारी ज्वालामुखी से जब लावा बहकर बाहर निकला, लावा बहकर बाहर निकला तो यह चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ फैल गया। अब इससे जो इस लावा के जमने से ठंडा होकर जब ये जम गया तो उससे बनी दक्कन ट्रैप संरचना, मतलब बेसाल्ट चट्टान। अब बेसाल्ट चट्टान जब टूटी उससे मिट्टी का निर्माण हुआ अपर्दन के द्वारा, नदियों के अपर्दन से, हवा के अपर्दन से, पवन अपर्दन से, तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इसी कारण से यहां पर मिट्टी जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। पूरे मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है जो बहुत अधिक उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि उस पे पानी को ग्रहण करके सोख के रखने की, ज्यादा देर तक सोख के रखने की क्षमता होती है। तो ये आप याद रखें। उसके बाद इस पठार का ढाल उत्तर दिशा की ओर है। इस पठार का ढाल उत्तर दिशा की ओर है, नॉर्थ की ओर है। ये हमें कैसे मालूम कि उत्तर दिशा की ओर है? हम याद कैसे रखें? तो सारी नदियां, जो पानी होता है वो ढाल में ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ये आप सब जानते हैं। तो यदि नदी जो अगर यहां से कहीं से निकल रही है या यहां से कहीं से निकल रही है, तो वो अगर इधर जा रही है तो ढाल उस तरफ है। तो चंबल नदी यहां से निकलती है तो ये राजस्थान जाते हुए इधर से यमुना नदी में मिल जाती है। ऐसे ही पार्वती नदी, काली सिंध नदी, सारी नदियां जो है वो यहां से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं। इस कारण से आप याद रखेंगे कि इस पठार का जो ढाल है वो उत्तर दिशा की ओर है। अब सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी है यहां पर, ये हम याद रखें। तो पहला है सिगार। सिगार यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इंदौर में है और इसकी ऊंचाई है 881 मीटर्स इसकी ऊंचाई है। फिर उसके बाद छजारी, ये है 810 मीटर, और जाना पाओ ये है 854 मीटर्स लंबी है। जाना पाओ पहाड़ी यहां से निकलती है चंबल नदी, ये आप याद रखेंगे, हम आगे भी पढ़ेंगे। अब उसके बाद देखेंगे जलवायु। यहाँ जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? मालवा के पठार में जलवायु किस प्रकार की है? तो यहाँ जलवायु है समशीतोष्ण जलवायु। समशीतोष्ण का मतलब, सम मतलब एक तरह की, मतलब दोनों एक तरह की, शीत और उष्ण मिलकर बनता है शीतोष्ण। तो शीत भी और उष्ण भी दोनों ही लगभग समान मात्रा में एक तरह की ही पड़ती हैं, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है तापमान में। उस तरह की जलवायु को समशीतोष्ण जलवायु कहते हैं। अब तापमान यहाँ का 38 से 40 डिग्री जाता है गर्मियों में, ना ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ही ठंडा होता है, मतलब 8 से 10 डिग्री तापमान यहाँ का ठंडी में जाता है, ये आप याद रखें। अब वर्षा कितनी होगी? वर्षा यहाँ होती है 75 से 125 सेंटीमीटर, मतलब अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, आप लोग ये देखें। उसके बाद देखें तो नदियां, नदियां कौन कौन सी हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट? तो नदियों में है क्षिप्रा नदी, जो उज्जैन में है, आप सब जानते हैं, जहां पर कुंभ का मेला लगता है प्रत्येक 12 वर्षों में। उसके बाद है चंबल नदी, मैंने अभी बताया जाना पाव से निकलती है।
माही नदी। माही नदी ये लगभग रतलाम और मंदसौर वाले इलाके में बहती है। ये एक लौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती? 2 बार। मतलब कर्क रेखा है, यदि कर्क रेखा हम बनाए अगर, तो माही नदी उसे 2 बार काटती है, एक बार यहां एक बार यहां। तो ये याद रखें। उसके बाद है बेतवा, पार्वती, काली सिंध और शिवना नदी। तो ये सारी नदियां हैं जो मालवा के पठार में स्थित हैं। अब उसके जिले देखें अगर, तो जिलों में इंदौर, भोपाल, रतलाम, उज्जैन, देवास, राजगढ़ जैसे कुल 19 जिले। 17 जिले आपको लिखे मिलेगा, पर 55 जिलों के हिसाब से अगर देखें तो 19 जिले। नागदा और चाचौड़ा इन दोनों को भी जोड़ लेंगे तो 17 + 2 19 जिले मालवा के पठार में इस समय स्थित हैं। तो ये आप याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे कि मालवा के पठार का इतिहास किस प्रकार से रहा। तो मालवा के पठार के इतिहास में मौर्य युग में अगर हम देखें तो मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग जो था, मालवा का पश्चिमी भाग, ये वाला भाग जो था, वो अवंतिका कहलाता था, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। क्या याद रखेंगे आप कि जो मालवा का पश्चिमी भाग था वो अवंतिका कहलाता था, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। उसके बाद पूर्वी भाग जो था, पश्चिमी भाग अवंतिका हो गया, पूर्वी भाग को अकरा कहा जाता था। क्या याद रखेंगे आप? अकरा। इसकी राजधानी थी विदिशा। विदिशा आप याद रखें। अवंतिका की राजधानी थी उज्जैन, अकरा की राजधानी थी विदिशा। तो ये आप याद रखें। उसके बाद अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिसे विक्रमादित्य नाम से भी हम जानते हैं, विक्रमादित्य उनकी उपाधि थी, के दरबार में एक चीनी यात्री आया था। कौन आया? चीनी यात्री, जिसका नाम था फाह्यान, जिसने मालवा की जो जलवायु है उसे विश्व की सबसे अच्छी जलवायु, सबसे श्रेष्ठ जलवायु, सबसे उत्तम जलवायु कहा। उसके बाद देखें तो मालवा का नामकरण जो है वो अत्यंत पुरातन जाति मलव जाति है एक। ये लगभग पंजाब के चिनाब के दोआब वाले इलाके में रहते थे, के नाम, उनके नाम पर ही मालवा का नाम पड़ा। अब आप सोचेंगे कि ये पंजाब तरफ रहते थे तो ये इनका नाम यहां से कहां आ गया? तो ये आए थे 6वीं सदी में लगभग। इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था यहाँ पर, जिस कारण से इस क्षेत्र को मालवा कहा जाने लगा। बाद में परमार राजा भोज ने, किसने? परमार राजा भोज ने भोपाल या भोजपाल, जिसका पुराना नाम है, उस पर शासन किया, जिसकी राजधानी थी धारा नगरी। ये आप याद रखें। उसके बाद अगर देखें तो 18वीं सदी में पेशवाओं का शासन आ गया यहाँ पर। मतलब अंग्रेजों के आने के बाद मराठा जो थे, मराठा आके यहाँ पर बस गए और उनका शासन हो गया यहाँ पर, जो जिसमें मेन जो मराठा थे जो यहाँ पर आए थे वो थे होलकर। उसके बाद हम देखें तो होलकरों के बाद आप यहाँ पर लिख लें होलकर मराठा आए थे यहाँ पर, ये आप याद रखें। उसके बाद यहाँ 1818 में पेशवा को हराकर अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया, आप ये भी याद रखें। उसके बाद लगभग बाद में यह मध्य भारत या पार्ट बी में शामिल हुआ, ये हमने आपको पहले ही बताया है। उसके बाद यह 1956 में मध्य प्रदेश राज्य में शामिल हो गया। 1956 में जब सारे पार्ट ए बी सी को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया तो ये भी उसमें मिल गया, और इस तरह से मालवा जो राज्य था उसका जो इतिहास था वो खत्म हुआ। अब वो मध्य प्रदेश के मालवा रीजन के नाम से जाना जाता है। तो हमने आज जाना कि मालवा के भूगोल और इतिहास किस प्रकार से है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।